नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की एक विशेष सीरीज में जो टारगेट करके चलाई जा रही है आपकी एमपीपीएससी प्री जो 2023 का एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर। इसकी जो भी हाल फिलहाल डेट है वो है। और इस सीरीज में हम मंथ बाय मंथ पूरे करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें आपके जनवरी से ले करके नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स कराए जाएंगे। नवंबर वो भी मिडिल तक का रहेगा, लगभग हम 20 नवंबर तक का करंट अफेयर करेंगे। आपको ये करंट अफेयर प्रत्येक शनिवार को उपलब्ध रहेंगे एग्जाम गुरुजी के चैनल पे। अभी हमने इस महीने जनवरी का किया है, फिर अगले महीने से आपको 2 महीने के करंट अफेयर्स एक साथ मिलेंगे प्रत्येक शनिवार को। जैसे अगले नेक्स्ट शनिवार जो होगा आपका, उसमें आपका फरवरी प्लस मार्च का करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा, फेब प्लस मार्च का। आप सभी को शनिवार के दिन शनिवार की शाम को 10 बजे ये करंट अफेयर्स उपलब्ध रहेगा। साथ ही में इसकी पीडीएफ एग्जाम गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दी जाएगी। हम यहां पर वो महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको कवर करेंगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि अंत में जो हम करंट अफेयर्स करते हैं तो एक तरह का रिवीजन पर्पज हो जाता है। और देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि अभी आपके पास 50 दिन का जो आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो साथ ही साथ जो संडे का दिन होता है उसको हम करंट अफेयर्स को एक बार दिमाग में बैठाने की क्या करें प्रक्रिया चालू करते हैं। एक बार हम करंट अफेयर को पढ़ के रखते हैं तो लास्ट में ये होता है कि सारी चीजें हमें नई नहीं लगती हैं। कई बार हम क्या होता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि हम फैक्ट्स रटने में हमें सारी चीजें क्या हो जाती है, होच पोच हो जाती है। बहुत सारी हमें पढ़ लेते हैं, जनवरी से लेकर एक साल का जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो बहुत सारी तारीखें आपस में क्लैश करती हैं, बहुत सारे नाम क्लैश करते हैं। पता चलता है ये खिलाड़ी कुश्ती का था तो हम उस पर निशानेबाजी में लगा के चले जाते हैं। तो ये सब समस्याएं इसलिए जाती है क्योंकि अंत में हम पढ़ते हैं, वो एक रिवीजन का समय होता है और उस समय हम करंट अफेयर्स को करते हैं। यहाँ पर हमने ये सोचा कि इसको क्या किया जाए कि प्रत्येक शनिवार को आपको जो अगले हमें लगभग 5 से 8 शनिवार आसपास मिलेंगे, इसमें हम सारे के सारे करंट अफेयर्स को क्या करें, प्रत्येक सप्ताह को हम कंप्लीट करें, ताकि रविवार को हमारे पास एक बार देखने के लिए आपके पास भी टाइम रहेगा। इस पर्पज के साथ इसको हम चालू कर रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलना है और लाइक करना नहीं भूलना है। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, उसे जो हम अगले बार का वीडियो होगा नेक्स्ट शनिवार का, उसमें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं नीलेश और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इसके पहले आपको बता देते हैं कि एग्जाम गुरुजी के जो अपडेटेड नोट्स हैं वो एग्जाम गुरुजी पे उपलब्ध हैं। इसमें आयोग, मध्य प्रदेश और इतिहास की जो हमारा चल रहा था उसमें बहुत सारी टाइपिंग एरर्स थे, उनको हमने इस बार ठीक किया है। आयोग की पूरी बुकलेट ही चेंज कर दी है, बहुत सारी चीजें उसमें नई अपडेट करी हैं, फ्लो डायग्राम वगैरह बनाया है। मध्य प्रदेश का बहुत सारा कंटेंट अपडेट हुआ है। तो आप मेरे से नहीं पूछेंगे क्या क्या अपडेट हुआ, क्योंकि लगभग बहुत सारा कंटेंट अपडेट हुआ है। भूगोल, अर्थव्यवस्था और इनमें जो आंकड़े होते हैं उनको हमने अपडेट किया है। तो 2023 के नोट्स आपको एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसके साथ आपको एमपीपीएससी प्री 2023 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। पीएससी प्री की टेस्ट सीरीज 100 टेस्टों के साथ है, 63 में टॉपिक वाइज इसका शेड्यूल। आप चाहेंगे तो एग्जाम गुरुजी के ऐप में जो इसका सेक्शन है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार टेस्ट सीरीज में हमने नया ये किया है कि अब आपको लगभग 95 टेस्ट एक बार में अपलोडेड मिलेंगे। कोई शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलना। आप जब शेड्यूल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको डे नाम का मिलेगा। पहले हम तारीखें देते थे, इस बार हमने डे दे दिया है। अब वो शेड्यूल आपका रहेगा। आपको कौन सा टेस्ट पहले देना है, 95 नंबर का देना है कि पहले नंबर का देना है, ये आप तय करेंगे। आप अपनी जो आपका सहूलियत है, जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे सकते हैं। सभी के सभी टेस्ट जो कुछ रह गए हैं आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर, वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगे। और जो बाकी के बचे हुए टेस्ट है, 5 से 6 टेस्ट बचते हैं, वो उस पर डेट दी गई है, क्योंकि उसमें हम अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर ऐड करेंगे, इसलिए उन टेस्ट को हमने रोक करके रखा हुआ है। बाकी के सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसमें क्या कहते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन का बोला था, तो डिस्क्रिप्शन धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है, वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस बार नया ये है, इस टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट आपको एक बार में अपलोडेड मिलेंगे, आप कभी भी दे सकते हैं। कोई शेड्यूल या वेटिंग का सिस्टम हमने नहीं रखा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के कितने जिले केंद्र सरकार के एसआरई योजना में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके 3 जिले हैं। बात करी जाए एसआरई की, तो एसआरई है क्या? एसआरई एक्चुअली में ये गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नक्सलिज्म होता है या वामपंथी उग्रवाद होता है, ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से क्या होता है आगे बढ़ता है। इसमें हमारे अपने ही लोग होते हैं,
जिनको भटकाया जाता है कई बार। तो इनको अलग अलग तरीके से क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक योजना चालू करी थी, जो कि भारत के गृह मंत्रालय के अधीन है 19 अक्टूबर 2006 को। अब इसमें जब इसका विस्तार किया गया है तो भारत के जो 10 राज्य हैं उनके 70 जिलों को संबंधित क्या किया गया, संबंधित किया गया है, शामिल है, जहां पर नक्सलिज्म की समस्या है। इसमें से मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी 3 जिले हैं जो इस योजना में शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है, अब 3 जिलों में डिंडोरी, बालाघाट और मंडला, अब ये सब क्या हो गया, बालाघाट पुलिस जोन, एक पुलिस जोन बना दिया गया है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि कितने पुलिस जोन में आते हैं, तो एक सिंगल पुलिस जोन में आते हैं और 3 जिले हैं। ठीक है, तो अब इसमें काफी कमी हालांकि पहले की अपेक्षा आई है। इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड संस्थान है, ये मध्य प्रदेश में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है, और ये स्थापित करने जा रहा है कहां पर, झाबुआ में। अभी जब समिट हुई थी, बिजनेस समिट हुई थी, वहां पर इस समय पे बात हुई थी, और ये एक बड़ा प्लांट होगा। इसका सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को फायदा ये मिलेगा कि हमें जो एसएसपी और डीएपी है, अभी हमें कई बार क्या होता है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि किसानों को क्या समस्या जाती है कि डीएपी वगैरह के लिए लाइन में लगना पड़ता है, समय पे उपलब्ध नहीं होती, कभी कभी उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सब समस्याएं तो खत्म होंगी, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से काफी लोगों को इसकी वजह से क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और फैक्ट्री में, प्लांट में लगभग 400 लोगों को तो रोजगार मिलना ही है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि प्रदेश की एक आय भी बढ़ती है। जब इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो हमारे यहाँ भी देश की भी आय, प्रदेश की भी आय बढ़ेगी, साथ साथ लोगों का रोजगार भी मिलेगा। तो ये झाबुआ जिले में लगने वाला है, और इसमें हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने के लिए इसमें अलग तरह से एक योजना लागू करी गई है। इसके लिए जो बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, इसका एक स्टोरेज प्लांट होगा, इन सब वजहों से भी रोजगार जनरेट होंगे। प्रोजेक्ट समग्र है, यह मध्य प्रदेश के जो किस शासन के द्वारा चालू की, तो महिला एवं बाल विकास के द्वारा एक समग्र अभियान चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य कुपोषण को क्या करना है, खत्म करना है। और ये जो है एक इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, इसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का राज्य सरकार का बाल विकास। तो आपको समग्र याद रखना है कि ये जो समग्र है, समग्र आईडी होती है, ये उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये हमारे यहाँ का जो राज्य सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय है, वो कुपोषण को क्या करते हैं, खत्म करने के उद्देश्य से इसको चालू किया गया है, जिसमें 6 वर्ष, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, उनकी केयर की जाएगी, उनको कुपोषण से दूर किया जाएगा। आगे की तरफ बात करें, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल पर है, और यहाँ पर हुआ था नेशनल जूनियर घुड़सवारी टूर्नामेंट हुआ था, भोपाल में आयोजित किया गया था। और ठीक है, पूरे देश के लगभग जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं वो इस पे आए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और मध्य प्रदेश में ये पहला खेल था अपने आप का। वर्ष 2023 में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था कहाँ पर, भोपाल में आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश का उस समय पे जो इंडेक्स जारी किया गया था, तो उसमें मध्य प्रदेश का टॉप स्कोरर रहा है, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश रहे। तो गुड गवर्नेंस में मध्य प्रदेश को एक अच्छा स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर भी लागू किया गया है। नागरिकों को जो ई सर्विसेज होती है, जैसे हम ई खसरा वगैरह जो होता है, सब कुछ ऑनलाइन निकलवा लेते हैं, आपके फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं। पहले क्या होता था कि फॉर्म आते थे तो किसी पुस्तकालय से या कहीं से खरीद करके फिर भर के उसको क्या किया जाता था, स्पीड पोस्ट किया जाता था। तो ये समस्याएं खत्म हो गई। तो हम लोग इस सर्विसेज के मामले में बात करें जो शासन हमें उपलब्ध करा रहा, तो हम चौथे स्थान पर। 2023 में ई गवर्नेंस का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो भोपाल में आयोजित हो चुका है। आगे की तरफ बात करेंगे तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, आपने, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है क्रिकेट का, तो इसके पहले भी आपने देखा होगा आईपीएल वगैरह के टाइम में काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जहां पर क्या की जाती है, गैम्बलिंग खेली जाती है। क्रिकेट भी खेला जाता है पर गैम्बलिंग एक खेली जाती है। तो इस गेम को, इसमें कई बार फ्रॉड होते हैं, तो इसको नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। 8 सदस्य इसमें होंगे। इनका उद्देश्य है कि इस प्रकार की जो गैम्बलिंग होती है या जो इस प्रकार के ऐप्स होते हैं उनको रोकना और लोगों को लुटने से क्या करना, हमें बचाना। विंध्यवासिनी माता मंदिर जो सलकनपुर में है, ये किस जिले में स्थित है, तो ये आता है सीहोर जिले में। जिस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से देवी लोक का भी निर्माण किया जा रहा है। और सलकनपुर की जो 64 योगिनी माता, ये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी सारा, जैसे महाकाल लोक का डेवलपमेंट किया गया, उस प्रकार यहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू होंगे और अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी। और इन्हें विंध्याचल पर्वत पर ये विराजित है, इनको बीजासन माता के नाम से भी जाता है, विंध्यवासिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे जो मोहनपुरा डैम है, ये किस जिले पे बनाया गया है, तो जो मोहनपुरा डैम है ये राजगढ़ जिले में बनाया गया है। और पिछली बार सिंचाई परियोजना से आपसे प्रश्न पूछ लिए गए थे, ठीक है, तो याद रखना है, इसका अभी उद्घाटन हुआ है। और एक्चुअली में ये क्या है कि जो ये डैम है, ये भोपाल संभाग का दूसरा सबसे बड़ा
बांध है और लगभग 17 गेट है और बिजली का उत्पादन भी होगा यहाँ पर। और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या उपलब्ध कराया जाएगा, सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराया जाएगा। टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश वुल्फ स्टेट भी हो गया। मध्य प्रदेश में संख्या जो है इनकी वुल्फ की, लोमड़ियों की 772 है। वन्य प्राणी संरक्षण में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी बन गया। हमारे यहाँ चीते की संख्या कितनी है, 8 चीते लाए गए हैं। इसके अलावा अभी भारत में कहीं भी नहीं है। बाघों की 526 हो गई है। घड़ियाल, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िए, ये सारे जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 11-12 जनवरी 2023 के मध्य भारतीय निर्यातक महासंघ यानी FIU द्वारा एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था इंदौर में। व्यापार से जुड़ा हुआ सम्मेलन है, तो ये इंदौर में हमें थोड़ा सा गेस करके रखना है कि यहाँ पर हुआ था। और ये राष्ट्रीय स्तर का संघ है जिसका ये आयोजन करता है और वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, बनाता है। केंद्र सरकार का कपड़ा परिधान मंत्रालय का एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा है। ये किस जगह पे खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है ग्वालियर में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार एक प्रकार का इंक्यूबेशन सेंटर बना रही है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, कपास के कटाई से लेकर के कि कपड़ों के क्या कहते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग तक, शर्ट वगैरह बनने तक, जितनी भी प्रोसेस होती है सब एक ही जगह उपलब्ध हो। साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी वहां पर यानी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा, रोजगार डेवलप होगा। जो अलग अलग जगहों से जो एक समय लगता है वो कम लगेगा, तो हम एक्सपोर्ट एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे और बहुत सारी चीजों की क्या होगी, इनडायरेक्टली बचत भी होगी। तो इसी के लिए सरकार ने एक योजना चालू करी थी। तो मध्य प्रदेश का एक इनोग्रेशन स्टार्टअप पोर्टल जो है, अभी हम लोग बात करें जाए तो MP स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन 2022 हमने शुरू करी है। स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर जो है 14th पोजीशन पे, 14वें स्थान पे है। भोपाल 29वें स्थान पर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के कितने जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के 3 अस्पतालों को NQS सेंटर क्या कहते हैं सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये अस्पताल जो है आपके दमोह पर है, नरसिंहपुर और रीवा जिला का जो अस्पताल है इसको NQS सर्टिफिकेट दिया गया। यानी यहाँ पर OPD और जो आपातकालीन सेवाएं हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, लेबोरेटरी है, ये सब यहाँ पर समय पर और एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ये अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसलिए इनको NQS सर्टिफिकेट दिया गया है। बात करी जाए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जो गरीब और आवासहीन है, जिनके पहले की बात क्या है कि जो लोगों ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, शासकीय जमीनों को, तो उनको सरकार छुड़ा करके अब क्या कर रही है, उनको बंधक मुक्त करके सुराज कॉलोनियां बना करके लोगों को जो जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान उपलब्ध करा रही है। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि लोगों को मकान भी मिल रहा है और जो इस प्रकार के काम करते हैं उनके अंदर भय भी पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी सुराज कॉलोनी आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो जो गरीब है, आवासहीन है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार का चल रहा है। प्रदेश में CM राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कितने स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, तो कभी भी पूछा जाए तो याद करना है 370 धारा 370 हटी थी, 370 CM राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। अपनी तरह के जैसे प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटीज होती हैं, बस से लेकर के क्लासेस अच्छी होती हैं, क्लासेस डिजिटल होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, फैकल्टी अच्छी होती है, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके CM राइज स्कूल्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये कई चरणों में खत्म होंगे, तो अभी सभी जिलों पे या संभाग पे एक एक स्कूल खोले जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या पूरी कर दी जाएगी। आगे की तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है, तो मुख्यमंत्री जो भू आवासीय योजना है, योजनाओं से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, याद रखना ये टीकमगढ़ से प्रारंभ की गई थी और वहां पर कई प्रोजेक्ट भी उस समय पे चालू किए गए थे। इसमें क्या है, गरीब जो है उनको भू अधिकार दिए जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, बहुत सारी जो आवास योजनाएं चलती हैं और या अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके माध्यम से उस वहाँ पे कॉलोनी डेवलप की जाएगी, उनको मकान डेवलप करके दिए जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश के किस वर्ग के छात्रों के लिए संचालित की जाती है, तो ये जो आकांक्षा योजना होती है ये अनुसूचित जनजाति वर्ग जो होते हैं उनके लिए चालू की जाती है। कोचिंग वगैरह इसमें प्रोवाइड की जाती है। IIT से लेकर के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन भी दी जाती है। इसके बाद जो आगे तैयारी करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। आकाश कोचिंग है, उसके साथ गवर्नमेंट का टाई अप भी हुआ था, उन्होंने लैपटॉप टैब वगैरह प्रोवाइड करे थे। अलग अलग संभागों में ये योजना चलती है। ठीक है, तो जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी होते हैं उनको यदि बाहर अध्ययन करना है 11वीं 12वीं के दौरान भी बाहर, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फंड प्रोवाइड करती है। तो JEE नीट एम्स क्लेट्स ये इसकी कोई भी तैयारी करना चाहता है तो आकांक्षा योजना के माध्यम से कर सकता है।
किसी ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन यदि निर्विरोध होता है तो कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्न हमें याद रखने। लगभग 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अलग अलग उस पर दी जाती। सरपंच निर्वाचित होती तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में पूरे पंच होते हैं, तो जब 5 हो गए, एक सरपंच हुआ तो 1 लाख, 5 पंच हुए तो 5 लाख रुपए। यदि वहां पे पंच सरपंच सभी हैं तो मिला करके हैं तो टोटल 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले ये राशि कम थी, धीरे धीरे ऐसा क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया, लेकिन ये राशि इनको व्यक्तिगत नहीं जाती, उस पंचायत को दी जाती है, ध्यान में रखना। आगे की तरफ बढ़ेंगे। पुस्तक एक लॉन्च की गई थी, सूर्यांश का प्रयाण। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये लिखी गई हमारे मध्य प्रदेश का, जिन्होंने गाना लिखा है, ठीक है, गाना लिखा है, अपना मध्य प्रदेश है, उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई है, महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा। इसलिए इसका थोड़ा सा नाम हमें याद में रखना, क्योंकि ये एमपीपीएससी की परीक्षा में कई बार इनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल पर पहला एक अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भोपाल में आयोजित किया गया था। ये इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये अपने आप का पूरे भारतवर्ष का एक सम्मेलन था। सभी राज्यों के जो वहाँ के जल मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक सरकार का एक एक्शन ऑन विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया 2047 प्लान पर विचार किया था, ब्लूप्रिंट तैयार किया था। पहली बार एक तरह का एक प्रोग्राम था जहां पर सभी राज्यों के मंत्री एक जगह बैठ करके एक ही कार्य के लिए एक साथ बैठे थे और सहमति एक प्रकार से बनी थी कि हमें किस प्रकार से जल का बचाव करना है, संरक्षित करना है और लोगों को उसके प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। केंद्रीय जल मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन यानी AAPI, आम आदमी पार्टी के बाद आई लगा देना, आप ही, मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के बीच एमओयू साइन किया गया है? तो ये साइन किया चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये एक्चुअली में जो एमओयू साइन हुआ है, ये हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी या मेडिकल के क्षेत्र में कोई रिसर्च होगी तो उसके बारे में हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इसका फायदा हम सभी आप सभी को मिलेगा। हमारे डॉक्टर्स अपडेट रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी से नया कोई इनोवेशन हुआ है उससे उनको क्या कर रखा जाएगा, अपडेट करके रखा जाएगा। तो ये भोपाल के भी जो अस्पताल है वहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। क्योंकि पेपर एक बार हो चुका है, फिर भी आप सभी को ये रिलैक्स नहीं हो जाना है कि पिछले महीने का करंट अफेयर उधर वाला तो जनवरी फरवरी मार्च का नहीं पूछा जाएगा। ये गलती नहीं करना। पेपर नवंबर में हो रहा है, उस बार करंट अफेयर पिछले 2022 का भी निकाल लिया था, इस बार इधर का ले लेगा करंट अफेयर। तो आप सभी को पिछला करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ के रखना है। तो थीम याद रखना है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार। ग्लोबल समिट कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। कब से कब हुई थी? 11 से 12 जनवरी हुई थी, ठीक है, और इंदौर में। और इस बार की थीम मैंने आपको बता दिया। उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, ठीक है। और साथ ही में इसमें क्या हुआ था, मंडप में 9 अंतर्राष्ट्रीय 9 भागीदार देश थे और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इसमें शामिल हुए थे। आगे की तरफ बढ़े, बात करें तो किस राज्य को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो नो वन एंड ओनली मध्य प्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों किया जाता है? यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, हो सकता है एक प्रश्न आपको मिल जाए। मध्य प्रदेश को पहली बात तो फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि का जो योगदान है 47% है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो राज्य का कृषि जलवायु क्षेत्र 11 भाग में विभाजित है और 7 बार हमें क्या मिल चुका है, कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बात करेंगे तो हम लोग संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दाल में हम सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। वहीं पे सोयाबीन, गेहूं, मक्का और जो खट्टे फल होते हैं, प्याज होती है, फूल होते हैं, इनमें हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। वहीं पे तिलहन, बागवानी, मिर्च, सुगंधित और औषधि पौधों तथा दुग्ध में हम तीसरे सबसे बड़े क्या है, उत्पादक हैं। गेहूं जो होता है, सरबती गेहूं होता है, उसके हम सर्वाधिक उत्पादक और क्या है, निर्यातक हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 8 स्थान पर सरकारी वित्त पोषित फूड पार्कों की स्थापना की गई है। 2 निजी मेगा फूड पार्क हैं, एपीसी के अनुमोदित 4 संस्कर क्लस्टर हैं। वहीं ओडीओपी योजना में मध्य प्रदेश में 24 कृषि बागवानी से संबंधित जो उत्पाद है उनकी पहचान की गई है। मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, अभी लगातार इसमें बढ़ रहा है। यदि बात करी जाए दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6% का योगदान है, किसमें, पूरे देश में। वहीं पे मध्य प्रदेश की जो विकास दर वर्तमान में 19.76% है, जो कि देश में सर्वाधिक है। वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में यदि आप बात करो तो मध्य प्रदेश का जो योगदान होता है पूरे देश में कितना होता है, 3.6% से बढ़ करके कितना हो गया, 4.6% हो। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ
इंडिया कहा जाता है। और प्रदेश का जो सबसे बड़ा हर्बल गार्डन है ये अभी लगाया जा रहा है कहाँ पर, भोपाल पे। जो पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल है उसके माध्यम से तैयार किया जा रहा है, वो आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर भी है, तो वहीं पर इसको क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए मध्य प्रदेश का पहला एमओयू साइन किया गया। तो ये किया गया भोपाल में। भोपाल की जिला पंचायत है, वहां पर प्रदेश की पहली क्या बनेगी, प्लास्टिक का उपयोग करके एक सड़क बनाई जाएगी और पंचायतों के उस पर बनाई जाएगी। भोपाल के पास जिला पंचायत है, वहाँ की एक पंचायत में बनाई जाएगी। और इसके पहले यदि आप बात करो तो इसकी जो हमारे यहाँ राजगोपालन वासुदेवन, इन्होंने प्लास्टिक के जरिए सड़क तक बनाने की खोज करी थी। लेकिन देश में जो पहली बार सड़क बनी थी प्लास्टिक कचरे का, वो जमशेदपुर के पास एक यूटिलिटी सर्विस सेंटर है जिसको वहां पर बनाई गई थी। और 30 नवंबर 2011 को साक्षी बाग जमशेद स्कूल के जुबली पार्क में मुख्य द्वार तक सड़क बनाने का इस्तेमाल किया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नादना प्रिंट मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रमुख पहचान है। एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग क्या करना, याद करके रखना। ये नीमच जिले की प्रमुख पहचान है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नीमच का जो नांदना प्रिंट है और जोबट की जो अलीराजपुर की पंजा दरी है, इसको जीआई टैगिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया है, प्रस्ताव भेजा है। अब इस वजह से ये थोड़ा सा खबरों में बनी रही है, तो नंदना प्रिंट का हमें नाम याद रखना है। नाबार्ड अब इस पे देखेगा, इसके बाद इसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ये बहुत पुरानी, लगभग 400 साल पुरानी एक प्रिंट है, ब्लॉक कला है। और ये हमारे यहाँ का जो उम्मेदपुरा तारापुरा है, वहाँ पे कपड़ों पे एक नेचुरल प्रकार से इसमें क्या की जाती है, छपाई की जाती है। दाबू और अल्जीरियन प्रिंट के रूप में इसको पहचाना जाता है। पंजादरी एक पारंपरिक शैली है। ये जोबट के जो आदिवासी बुनकर होते हैं और राजस्थान के बूंदी जो क्षेत्र है वहाँ के लोग मिलकर के ये बनाते हैं। काफ़ी मजबूत दरी कहा जाता है और कहते हैं कि इसको लोहे के पंजे से ठोका जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पंजा दरी कहते हैं। लघु एवं कुटीर ग्रामीण उद्योग मंत्री हमारे प्रदेश के कौन है, तो गोपाल भार्गव है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शरद यादव, इनका निधन हुआ था। ये किस जिले में इनका जन्म हुआ था, तो ये बात करेंगे इनकी, नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो 12 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया था। और ये शरद यादव जो है मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार प्रतिनिधि थे, साथ में 2 बार जबलपुर से सांसद चुने गए थे। ये भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा सदस्य के रूप में क्या हुआ था, चुने गए थे। इनका जो जन्म हुआ था बाबाई तहसील है नर्मदापुरम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आगे की तरफ बढ़े, बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 थी, इसमें पार्टनर देशों की संख्या कितनी थी, तो पार्टनर देशों की संख्या 10 थी। पिछले अभी हमने कुछ देर पहले आपको बता दिया है। आपको ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। 35 देशों के एम्बेसडर शामिल थे, 84 देशों ने सहभागिता की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश ने कितने करोड़ से अधिक का निवेश इंटेंट यानी क्या प्राप्त किया है, गारंटी प्राप्त की कि हाँ हम इतना निवेश करेंगे, वादा प्राप्त किया, तो 15,42,500 करोड़ का। ठीक है, ये सरकार की तरफ से बताया गया है कि हम 15,42,500 करोड़ रुपए का क्या किए हैं, हमने वादा प्राप्त किया है। ठीक है, वादा टूट जाते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के कर्टन रेजर का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है भोपाल में। और ये जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसका आयोजन जो किया जाता है ये IISF के द्वारा किया जाता है। और बात करी जाए तो ये 8वां विज्ञान महोत्सव था, जो कि भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, ये सभी लोग मिल करके इसका क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 से की गई थी, IISF इसकी शुरुआत की गई थी। और ये मध्य प्रदेश में ये पहली बार विज्ञान के इस क्षेत्र पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और ये फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, भोपाल में हुआ, इसको ध्यान रखना, जल्दबाजी में इंदौर लगा करके नहीं आ जाना है। निम्न में से कौन स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों में लागू करने वाला पहला जिला बना है, तो ये विदिशा बना है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 5G के साथ एक प्रोग्राम चालू किया था, उसका इस्तेमाल किया इन लोगों ने। ठीक है, और उसका एक 5G का इस्तेमाल करके इन्होंने कुछ एक प्रोग्राम बनाए और इस वजह से इनको क्या किया गया, खबरों में ये आ गए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें इनमें कौन सा जिला मछुआरों के लिए निषाद राज भवन बनाने वाला प्रथम जिला है। ये योजना चल रही निषाद राज भवन की, तो ये बालाघाट जिला है। क्योंकि मछुआरों को कई बार क्या होता है कि जब मौसम वगैरह खराब हुआ, पानी वानी ज़्यादा गिर गया या कुछ हुआ, तो बीच में नावों में फंस जाते हैं, उनका सामान किनारे रखा रहता है, वो डूब जाता है, बह जाता है, बहुत सारी समस्याएं जाती, रात में लेट लौटते हैं मछली वगैरह पकड़ के, तो उनको रुकने की जगह नहीं होती। तो इसी सब प्रोजेक्ट को लेकर के एक निषाद राज भवन बनाया गया था। तो पहला जो जिला बना है वो बालाघाट बना, जिसने ये भवन बनाया है। निम्न में से कौन सा राज्य आधारित भुगतान प्रणाली से भुगतान प्रारंभ करने वाला, राज्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली से भुगतान करने वाला पहला राज्य बना है, तो वो बना है मध्य प्रदेश।
अब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि पहले जो हमारे यहाँ भुगतान होता था शासन की तरफ से, अब ये क्या हो गया, इसको आधार लिंक कर दिया गया है। तो अब क्या होगा कि ये एक तो आरबीआई की एक योजना चल रही है ई कुबेर, ठीक है, इसमें लोगों का जो भुगतान है वो आधार आधारित करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो कोषालय है, जो ट्रेजरी वगैरह है, वहां पर भी इसको अब प्रारंभ कर दिया गया है। तो लोगों की जो कई बार पेमेंट जो होते थे वो लेट हो जाते थे, डिले रहते थे, तो अब ये समस्या उनको नहीं होगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है इसको लागू करने वाला। प्रदेश के किस अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को आरईसी से 1000 करोड़ की सहायता देने का करार हुआ है? ये हुआ है जो रीवा का सोलर प्लांट है, वहां पर 1000 रुपए करोड़ का अभी निवेश किया जाएगा। अभी जो बिजनेस समिट हुई थी उसके दरमियान पे ये कमिटमेंट हुआ था, और इसका फायदा यह मिलेगा कि उस प्रोजेक्ट को और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एमओयू पे साइन हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समय पे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम स्कूलों में किस कक्षा तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए? तो ये जो स्कीम है ये 11वीं और 12वीं छात्रों के लिए, ये इसके लिए चालू की गई इंस्पायर स्कीम कि जो जिनके अंदर एक साइंस को लेकर के क्रेज है, या ठीक है, और जो साइंस के क्षेत्र में कोई विद्यार्थी रुचि रखते हैं और जाना चाहते हैं उस फील्ड में, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चालू करी गई है। और मध्य प्रदेश के लगभग 1854 विद्यार्थी जो है अभी इसमें इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित चयनित हुए हैं। और इसमें होता यह है कि जो विज्ञान मॉडल वगैरह बनाते हैं छात्र, उनको 10-10 हजार रुपए क्या किए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो मोटिवेट हो, विज्ञान के क्षेत्र में रुचि दिखाएं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है? तो एक ही जिला है सिंगरौली, जहां पर माइनिंग कॉलेज की स्थापना की गई। अपने आप का ये प्रदेश का पहला कॉलेज है जहां पे माइनिंग से क्षेत्र पे पढ़ाई कराई जाएगी। और ये क्योंकि जो सिंगरौली है वो माइनिंग का पूरा क्षेत्र भी है, सब ज़्यादा कोयला भी वहीं है, और थर्मल प्लांट भी वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। और ये इसको हम लोग ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते भी हैं। ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पर हैं, और माइनिंग से यहाँ पर जो कुल रेवेन्यू होता है प्रदेश में 37% हिस्से जो होती है वो किसकी होती है? सिंगरौली की होती है। राक कट गुफाओं का यहाँ समूह है जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाडा में 32 किलोमीटर दूरी पर। माडा की गुफाएं भी सिंगरौली के जो माडा है जिला है, सिंगरौली जिले का माडा तहसील है, उसके अंतर्गत आती हैं। आगे की तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने किस तारीख से विकास यात्रा अभियान प्रारंभ किया है? तो थोड़ा ध्यान रखना है, 5 फरवरी से शुरू किया था, 23 फरवरी तक चलना था, फिर 25 तक चला था, 2 दिन उन्होंने बढ़ा दिया था। जो संत रविदास की जयंती है इस दिन से प्रारंभ हुआ था। तो थोड़ा सा आप यदि हो सकता है तो संत रविदास की जयंती कब होती है ये पूछ लिया जाए, या कब से प्रारंभ हुई थी ये पूछ लिया जाए। तारीख एक ही थी, 5 तारीख हमें याद रखनी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम बदल दिया है। तो इसका जो नामकरण कर दिया है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त की जगह इन्होंने कर दिया दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है। इससे प्रश्न बाकी के आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाते हैं तो क्या करके रखना, ध्यान करके रखना। आगे की तरफ बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी इंदौर में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगी जहां पे बड़े से बड़े जो कंटेनर होते हैं, लॉजिस्टिक वाले होते हैं, वो एक ही जगह आकर के क्या करेंगे, खाली कर लेंगे और भरेंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो शहर वगैरह में या अलग अलग जगह इनको जो एक टाइम लगता है उसकी एक बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी। छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं, बहुत बार बार उनका जो चक्कर लगता है ये बंद हो जाएगा। मोटी मोटी बात इससे जुड़ी हुई ये है, ठीक है। और एक बात करी जाए तो ये भारत माला जो परियोजना है उसके अंतर्गत ये स्थापित की जा रही है, ठीक है। और इसका फायदा ये होगा कि आसपास रोजगार काफी सारे डेवलप होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीथमपुर से कनेक्टेड रहेगी। असम का जो जोगी घोपा है, इस देश में पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के साणंद के पास है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे वर्ष 2025-26 तक देश की अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर के राज्य का योगदान का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 550 बिलियन डॉलर के, मिलियन में नहीं बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ध्यान में रखना। कब तक का? 2025-26 तक का इतना मध्य प्रदेश योगदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कई बार इसकी घोषणा की है कई जगह पे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया। विवेचना आपको पता होगा, जो मुंशी वगैरह आते हैं जो थाने वगैरह से, तो आप पूरी उसकी विवेचना करते हैं, पूछताछ करते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे थे, कितने लोग थे, ठीक है। आते जब कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो कई बार ये लोग होता है झूठ बोल जाते हैं कि हम वहाँ गए थे, वो मिले नहीं,
ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो मुजरिम होता है वही मुकर जाता है कि हमको ज़बरदस्ती ये विवेचना करवाएं, हम तो थे ही नहीं, किसी और से लिखवा लिए हैं, हमसे दस्तखत करवा लिए मारपीट के बस। तो ये जो होता है इसकी वजह से पुलिस के केस में कई बार टाइम लगता था। तो ये पूरी तरह से जीपीएस से कनेक्टेड है और ये लाइव जब वो विवेचना कर रहा होगा तो उसकी पूरी एक तरह से आप ये कहिए कि लाइव रहता है। तो यहाँ ना तो एक तो वो मुकर सकता ना आप मुकर सकते, दोनों के दोनों नहीं मुकर सकते। तो ये एक बढ़िया इनोवेशन था मध्य प्रदेश पुलिस का, जिसके लिए इसको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर आशा और मोगली थे। वहीं पर जो टार्च थी, आशा कौन था? चीता थी, और मोगली तो मोगली ही थे। माँ नर्मदा का जो उद्गम स्थल है उसका नाम रखा गया था अमरकंटक। जो टार्च थी उसका नाम अमरकंटक रखा गया था। और उसमें अलग अलग चीजें बनी थी। एक तो मशाल में नर्मदा जी का जल भरा था, साथ में भीमबेटका की गुफाएं, बाबा महाकाल, दौड़ता चीता और कमल की झलक उसके अंतर्गत थी। गीत क्या था? थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, शान के द्वारा गाया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक के लेखक है डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया है, इनकी पुस्तक निकाली गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर जारी डाक टिकट की थीम क्या थी? एक डाक टिकट जारी की गई थी जिसकी थीम थी सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। ठीक है। मध्य प्रदेश में इंदौर में ये प्रोग्राम हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पीछे बता दिया है। डॉक्टर इरफान मोहम्मद अली, सूरीनाम को नाम याद रखना है। सम्मेलन की जो थीम थी इसकी डाक टिकट की वो सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो लाल बाग पैलेस मध्य प्रदेश के किस शहर में? यह आया हुआ प्रश्न था, ये इंदौर में है। ठीक है। यहाँ पर एक हृदय दृष्टम का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस बार 2 जगह हुआ था, भोपाल में और इंदौर में। तो जो लाल बाग महल है ये इंदौर में है और इसका जो निर्माण है ये शिवाजीराव होलकर के द्वारा करवाया गया था। और ये एक सिक्का संग्रहालय भी है। और पहले इस पे जो कुछ प्रोग्राम होता था शाही परिवार इसकी क्या करता था? मेजबानी करता था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्मार्ट सिटी पार्क का नाम बदल करके वाटर विजन पार्क रख दिया गया है? तो ये जब अभी वाटर सम्मेलन हुआ था अपने राष्ट्रीय स्तर का, तो उस दरमियान भोपाल का जो एक स्मार्ट सिटी पार्क था उसका नाम रख दिया गया है वाटर विजन पार्क। और वाटर विजन 2047 के सम्मेलन के दौरान ऐसा किया गया है। मध्य प्रदेश के किस वर्ग के युवाओं के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में नवीन अवसर निर्मित करने वाले एक मंत्री समूह का गठन किया गया है? तो वो किया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के जो युवा होते हैं उनको उद्योग में किस प्रकार से लेके आया जाए, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, किस प्रकार की सरकार से उनको सहयोग की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। और इसमें अलग अलग विभाग के मंत्री रहेंगे। ठीक है। अपने वित्त मंत्री भी रहेंगे, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री रहेंगे, उद्योग मंत्री रहेंगे। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के भी मंत्री रहेंगे। प्रदेश की पहली जो एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी ग्वालियर में। एरोपोनिक लैब होती है हवा में आलू उगाना, इजराइल की टेक्नोलॉजी है। अब ये क्या हो गया कि आलू में जो बीज होते हैं इसको हवा में, ताकि क्या होता है जब ये मिट्टी में नहीं रहेंगे तो इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, जो कि मिट्टी जनित रोग होते हैं वो नहीं होंगे। और इसको क्या होगा, पानी भी कब लगेगा इसमें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एरोपोनिक विधि का लैब का जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यानी ICAR है, इसके साथ अनुबंध हुआ है और ग्वालियर के पास इसको क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। ये शिमला ने इसके अनूठी तकनीक विकसित करी है। ठीक है। मध्य प्रदेश का आलू छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र में आलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो NFSA के लिए राज्य जो रैंकिंग सूचकांक है इसमें मध्य प्रदेश को 6वां स्थान मिला है। और ये हमारे यहाँ के जो पीयूष गोयल मंत्री हैं उनके द्वारा जारी किया गया था। और ये मुख्यतः जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इन सब चीज़ों से मिला करके रैंकिंग जारी की जाती है। और इसमें ओडिशा पहले नंबर पे था, टॉप रैंकिंग पे था। और मध्य प्रदेश 786 स्कोर के साथ 6वें नंबर पे था। अलग अलग चीज़ें थी की किस प्रकार का प्लेटफॉर्म, पोषण में किस क्षेत्र की पहल की जा रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अलग अलग होते हैं, लेकिन 6वां स्थान मिला है, ये ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की प्री की टेस्ट सीरीज आप एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। शेड्यूल डाल दिया गया है, 599 की है। वहीं पे मध्य प्रदेश की यदि आप प्री के नोट्स परचेज करते हैं तो इसके साथ ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। टेस्ट सारे के सारे एक बार में आपको अपलोडेड मिलेंगे। नोट्स में बहुत सारी किताबें अपडेट की गई हैं और इसमें कोई डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। करंट अफेयर्स फरवरी माह का जल्दी आपको उपलब्ध कराया जाएगा अगले शनिवार को। तो हम क्या करेंगे, जनवरी से अब हमारे प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर, अगली बार जो आपको आएगा फरवरी प्लस मार्च का आएगा। ठीक है। तो फरवरी प्लस मार्च का करंट अफेयर करेंगे अगले शनिवार को। इसी प्रकार से हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर
तो ऐसा करके हमारे लगभग 4 से 5 करंट अफेयर्स में धीरे धीरे हमारा करंट अफेयर भी एग्जाम के साथ साथ क्या होगा, पूरा होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, साथ में आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहेंगे। और जब आप दिसंबर में करंट अफेयर उठाएंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, मध्य प्रदेश की पढ़ी हुई रहेंगी, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। करंट अफेयर कैसा लगा बताना नहीं भूलें, पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि कोई दिक्कत जाती है, आपके सुझाव हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ या ऐसी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू कर दे, ज़्यादा समय नहीं। एग्जाम गुरुजी में 3 क्लासेस आपकी PSC प्री की चालू हो चुकी हैं, उनको देखें। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।